So let's talk about the review 3, which is of Unit 9 to Unit 12. इसके अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन है और कॉम्प्रीहेंशन आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर्स को कहते हैं। जो भी पैसेज से आप पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर से आप पढ़ते हैं, उनके बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसी पैसेज से आप लोगों ने क्वेश्चन को जो है सर्च करना होता है। तो वो तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर उन्होंने दे दिए हैं चैप्टर से निकाल कर। डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी, व्हाट आर द कॉजेज ड्रग एडिक्शन ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसल्टिंग, कंसल्टिंग का मतलब होता है मशवरा, इन प्रिवेंटिंग द ड्रग एडिक्शन। तो ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स मैंने पिछली वीडियोस में आपको पहले भी बताया कि सॉल्व किए हुए हैं, आप उनमें से इनके क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इसमें मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी की बात करते हैं। हमारे सामने जो है तो वोकैबुलरी में आप देखें कि जी चूज द करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारा जो बुक कहती है और जो गूगल कह रहे हैं वो सेटिस्फाइड का जो ऑपोजिट है वो डिससेटिस्फाइड है। बट इन सम नोट्स वी जस्ट हैव आल्सो डिस्कस्ड इट। लेकिन आपको इसलिए इतनी ज्यादा कंफर्मेशन करके बताया जा रहा है कि आप इसकी ऑप्शन डिससेटिस्फाइड ही लगाएंगे। प्रायोरिटी कंफर्म्ड गूगल, ठीक है। आपने डिससेटिस्फाइड को प्रायोरिटी भी देनी है, ये कंफर्म्ड आंसर भी है और ये गूगल से भी सर्च किया गया है। तो ऑपोजिट सेटिस्फाइड का डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। अगर वो डिससेटिस्फाइड आपको ऑप्शन में नहीं देता फिर आप अनसेटिस्फाइड लगाएंगे, क्योंकि इनसेटिस्फाइड और नॉन सेटिस्फाइड कोई लफ्ज नहीं है। तो डिससेटिस्फाइड पे आपने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू बहुत आसान है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। कॉन्वोल्यूशंस को आपने जो ए ऑप्शन है उसकी स्पेलिंग ठीक है, बाकी किसी भी ऑप्शन की स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो इसलिए ए मैंने आपको लगा दिया। उसके बाद लिखा हुआ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एमसीक्यू को समझना चाहते हैं। तो एमसीक्यू कहता है कि आपने दरजेल मायने में से बताना है कि ग्रेजुअली जैसा मतलब कौन सा है, स्पीडीली तेज से, हरिडली जल्दी से। उसके बाद है जी स्टेडीली आहिस्ता आहिस्ता, क्विकली बहुत तेजी थे। मतलब तीन ऑप्शन बड़ी तेजी से और स्टेडीली इसकी करेक्ट ऑप्शन है जो कि थर्ड एमसीक्यू की है। उसके बाद लेट्स डिस्कस द लास्ट एमसीक्यू एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ दिस रिव्यू। आई थिंक नाउ you just all can see the fourth MCQ very correctly. Yes, now it is good. Which of the following does not mean the same as manifold? आपको manifold का मतलब आना चाहिए, फिर आप बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या है, और उसके लिए इन चार ऑप्शंस का मतलब भी आना जरूरी है। So let's discuss the statement again. Which of the following does not mean the same as manifold? कई गुना, मैनीफोल्ड का मतलब है जी कई गुना। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैनी एंड ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स, ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन मतलब जो पूछा गया एमसीक्यू उसका आंसर है। और वो कह रहे हैं सेम ना हो, सेम मीनिंग ना हो, वो आपने बताना है। तो वेरियस मैनीफोल्ड को ही कहते हैं, मैनी मैनीफोल्ड को ही कहते हैं, न्यूमरस मैनीफोल्ड को ही कहते हैं, डाइवर्स इज द सिनोनिम ऑफ मैनीफोल्ड, ठीक है। ये मजीद मैंने आपको कंफर्म कर दिया है कि डाइवर्स भी मैनीफोल्ड का सिनोनिम है, जिसे जुदा गाना कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, ठीक है। मीनिंग भी बता दिया, ऑप्शन भी करेक्ट बता दी। अब जो ऑप्शन यहां पर सूट नहीं कर रही, जो कि डज नॉट मीन द सेम मैनीफोल्ड है, वो फ्यू है। आपकी ऑप्शन क्या निकली है जी? फ्यू। So let's talk about the other MCQs which are on page 135. अभी आपने वोकैबुलरी के 4 MCQs डिस्कस किए, अब आप ग्रामर के 4 मतलब 10 हैं जितने भी हैं वो डिस्कस करते हैं। ग्रामर के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन सबसे पहला आपका जो है एमसीक्यू है, उसमें लिखा हुआ है कि आप इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन करेक्ट करें। तो आपकी पहली ऑप्शन है जी द टीचर सेड टू अस टू वर्क हार्ड, द टीचर टोल्ड अस टू वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। तो सी ऑप्शन इसकी बिल्कुल ठीक है। इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ले सकते हैं। अगर टीचर कुछ कह रही है तो इसका मतलब है वो नसीहत कर रही है, दैट्स मीन कि ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है जी। ये आप मैट्रिक में जाकर इन चीजों को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हुक्मिया जुमला। तो हुक्मिया जुमला एक्चुअली उसमें सेड को चेंज किया जाता है एडवाइज्ड में,
ठीक है जी। और इसलिए सेड एडवाइस में चेंज हो गया है और आस में ही है, और वर्क हार्ड जो है वो भी एज इट इज ही है, क्योंकि इनके कुछ रूल्स होते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैंने इसी 10th की प्लेलिस्ट में जो है नरेशन समझाई हुई है, आप वो भी देख लें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं। यू जस्ट कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। अब सेकंड एमसीक्यूज पे चलते हैं और हमारा सेकंड एमसीक्यूज क्या कहते हैं वो देखते हैं। कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज। मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में आपको बताया है कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेज हम कहते हैं जी, सी इन एन अनवाइज मैनर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट मेक एनी सेंस इज नोन एज फ्रेज। ऐसा अल्फाजों का मजमूआ जिनकी समझ ही ना है उनको फ्रेज कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारी थर्ड ऑप्शन, थर्ड एमसीक्यू कहता है जी, बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले द अंडरलाइंड फ्रेज इज एन। आपने बताना है कि बिसाइड द अनगैदर्ड क्या है, ठीक है, मतलब कौन सा फ्रेज है। तो सबसे पहले तो आपको फ्रेज का पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशन फ्रेज का पता होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज हैविंग एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव फ्रेज। जो नाउन रखता है वो नाउन फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज हैविंग प्रेपोजिशन, तो जारी सी बात है वो फिर प्रेपोजिशन फ्रेज हुआ। तो हमारा जो थर्ड का आंसर है वो प्रेपोजिशन फ्रेज है। ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम, तो द अंडरलाइन फ्रेज इज और अ मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है जी। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे हो गया? क्योंकि ये जो जिंदगी गुजारी जा रही है तो वो जिंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि इल्जाम से खाली गुजारी जा रही है। ठीक है, तो जारी सी बात है इसके बीच में एडजेक्टिव है जिसकी वजह से हम एडजेक्टिव फ्रेज कह रहे हैं। एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशन फ्रेज ये नहीं है, जैसा कि मैंने यहां पर भी आपको समझाया है। ठीक है जी, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज इसकी करेक्ट ऑप्शन निकल आई है। उसके बाद हम जा रहे हैं जी फिफ्थ एमसीक्यू पर। फिफ्थ एमसीक्यू कहता है द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, द अंडरलाइन वर्ड इज आवर एन। अच्छा, अब मैंने ये आपको इन्हीं वीडियोस में रिव्यूज की बताया हुआ है कि इनडेफिनेट, पॉजेसिव, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं। हम इनको दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ये दो जुमलों को जोड़ने वाला प्रोनाउन है, अगर ये दो जुमलों को जोड़ने वाला प्रोनाउन है तो ये हो गया जी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है जी। उसके बाद अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो इसके साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा होता। इनडेफिनेट प्रोनाउन को कहते हैं ऐसा प्रोनाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो सम है। ठीक है, वो जो हमने इसी रिव्यू में किया था। पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं ये जो पेन है मेरे पास ये मेरा है। अगर ये पेन मेरा है तो दैट्स मीन ये माइन का वर्ड यूज हो रहा है या माय का यूज हो रहा है। योर पेन, हिज पेन, माइन पेन, माय पेन, हर पेन, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन जाहिर होते हैं, उसको आप मलकियत कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है जी, व्हाई डोंट यू गो अलोंग डैश योर ब्रदर। आप अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको भी बोला है कि भाई के साथ क्यों नहीं जाते हैं, तो दैट्स मीन इधर विद लगना है। व्हाई डोंट यू गो अलोंग विद योर ब्रदर, तो इधर विद लगना है, फोर बाय और टू नहीं लगना। द गवर्नमेंट हैज वेट फॉर अ मिनट, नाउ इट इज क्लियर, यस। तो द गवर्नमेंट हैज लीव्ड मोर टैक्सेस डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड। ये जो हुकूमत है इसने टैक्सेस ज्यादा लगा दिए हैं, आयद कर दिए हैं, लीव्ड। ठीक है, लिवीड का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है बट आना है यहाँ पर, बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड। ले जी, लास्ट पेज है जी 136 रिव्यू एक्सरसाइज का, और हम इसको डिस्कस करने लगे हैं 8th एमसीक्यू को। तो मैंने काफ़ी डिटेल्स ऊपर लिखी हुई हैं, पहले एमसीक्यूज पढ़ते हैं उसके बाद इसको समझते हैं। मैं आपको फिर बता दूं ये नहायत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के एमसीक्यूज है, इतने ज़्यादा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट पोर्शन आता है ग्रामर का। तो रिव्यू 3 जो है ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's discuss it. That was the reason why he came late. The underlined clause is a or an. हमने बताना है ये कौन सा क्लॉज है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। बहुत से बच्चे इसको एडवर्ब क्लॉज लगा देते हैं, इसलिए मैंने इसकी काफी डिटेल्स लिख दी हैं। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन रिप्लेस्ड बाय एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, दैट इज द रीजन फॉर हिज कमिंग लेट। इसको एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वजह बताई जा रही है कि वो क्यों लेट आया था, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है जी।
अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। 9th एमसीक्यू है जी हमारा, लिखा हुआ है जी ही केम आफ्टर नाइट हैड फॉलन, द अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज। ठीक है जी, आफ्टर नाइट हैड फॉलन, ये टाइम बताया जा रहा है जी, नाइट बेसिकली टाइम है, इसलिए इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जी दे कैन स्टे वेयर दे आर, द अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि ये वेयर कहाँ, जगह को जाहिर कर रहा है वेयर, दैट इज वाई इसको हमने एडवर्ब क्लॉज कह दिया। उसके बाद हमारा 11th एमसीक्यू है, I am glad that you like it. The underlying clause is an adverb clause of dash. ये रीजन है, वो वजह बता रहा है कि मैं खुश क्यों। I am glad that you like it. मैं खुश हूं क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं, तुम मुझे पसंद करते हो। अब जो लास्ट एमसीक्यू है वो सबसे लास्ट है, लेकिन यकीन माने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आपको ये एमसीक्यू का आंसर बताया जाए तो हम इसकी कंडीशनल टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ही की बुक का पेज 10 है, उसके अंदर कंडीशनल टाइप 1 लिखी हुई है, उसको क्लियर करते हैं। लिखता है जी इस तरह की कंडीशनल क्या होती हैं, कंडीशनल ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन फुलफिल्ड। टाइप 1 कंडीशन कहती है अगर कोई चीज हो जाए तो ये पूरी हो सकती है। मिसाल पढ़ लेते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल विन द कंपटीशन। तो समथिंग विल हैपन, अगर तो ये हैपन हो गया, वर्क्स हार्ड हो गया, इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो फिर कंपटीशन भी जीत जाएगा। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो भी सकती है और ये नहीं भी है, तो इसे कहते हैं ओपन कंडीशन है ये। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको कंडीशनल टाइप 1 क्लियर होगी। अब हम कंडीशनल टाइप 2 आपसे डिस्कस करते हैं कि कंडीशनल टाइप 2 क्या कहती है। कंडीशनल टाइप 2 कहती है कि ये इमेजिनरी कंडीशन होती है दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। Conditionals of this type are used when talk about something which we do not expect to happen or which is purely imaginative. ये conditional तब इसके बारे में बात होती है, या ये तब प्रूव हो सकती है कि इस पे उम्मीद तवक्को ना लगाई जा सके और ये खालिसतन ख्याली है। ठीक है, जब हेलन केलर थी और वो नाबीना थी, उसके मतलब आंखें नहीं थे, तो वो ये कहती थी कि काश मैं यूनिवर्सिटी की सदर होती, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी। आई शुड एस्टैब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स इन हाउ टू यूज योर आईज। मैंने पहले से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो ये बहुत नामुमकिन सी चीज है। इस तरह की कंडीशंस पूरी नहीं हो सकती हैं, इस तरह के जुमले जो है वो पूरे नहीं हो सकते हैं। तो दैट इज वाई ये कंडीशंस टाइप 2 जो होती हैं ये इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं। लेट्स डिस्कस द कंडीशनल टाइप 3। कंडीशनल टाइप 3 क्या कहती है कि condition of this type say that something did not happen because a certain condition was not fulfilled. तो सबसे पहली कंडीशन जो थी वो ओपन कंडीशन थी, दूसरी इमेजिनरी कंडीशन थी, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। कंडीशनल ऑफ दिस टाइप से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड। आपने कुछ काम नहीं किया था, आपने नसीहत पर अमल नहीं किया था, जिसकी वजह से आज आप कामयाब नहीं है। हैड वी पेड हीड, क्या होता कि अगर हमने तवज्जो दी होती अपने बड़ों की नसीहत और अपनी बड़ों की खबरदारी पे वो खबरदार करते रहे, वी वुड नॉट हैव गॉट एंटेंगल्ड इनटू petty pursuits। आज हम फंसे ना होते, फंसे ना होते उन मुश्किल सूरत हाल में जो हमें इधर डिसयूनिटी डिसहार्मनी पर ले आई है, हमें इस सफ में ले आके खड़ा करा दिया जी जिसमें हम यकजहती भी नहीं है, ना हमारे अंदर हम आहंगी है। तो कंडीशनल टाइप 3 जो है वो अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ये कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। सो हमने इस एमसीक्यू से पहले ये जरूर डिस्कस कर लिया कि तीनों की डेफिनेशंस क्या कह रही हैं। इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट, अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा ना करता। तो ये तो इमेजिनरी बातें हैं, वो तुम हो ही नहीं सकता। मतलब अली एक ए केस है, एक बी केस है, एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है। वो कहती है कि मैं बी बॉडी, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता, आई शुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा ना करता। तो ये इमेजिनेटिव बातें हैं। तो टाइप 2 कहती है कि मैं इमेजिनरी हूं जो कि पूरा नहीं हो सकता। टाइप 1 कहता है कि मैं ओपन हूं। ठीक है जी, ओपन कंडीशन है, मतलब ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और टाइप 3 कहती है कि मैं अनफुलफिल्ड कंडीशन हूं, ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती है।
अनफुलफिल्ड कंडीशन। आई होप कि मैंने आपको सारी कंडीशनल टाइप्स को बहुत मजीद क्लियर कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि वी आर जस्ट गोइंग टू मेक अ वीडियोस, ठीक है। ग्रामर की जितनी भी क्लास 9 के अंदर आपकी ग्रामर है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह वो आपको एज सुन एज पॉसिबल इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। सो जस्ट वेट फॉर दैट, स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड जस्ट गाहे बगाहे आप हमारे इस चैनल को देखते रहा करें। अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, यू आर द मोस्ट वेलकम पर्सन, यू आर द मोस्ट वेलकम स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम एनी पर्सन। जो भी कोई ट्यूशन लेना चाहता है, हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपर टाइम के साथ, प्रॉपर स्केजुअलिंग, प्रॉपर टेस्ट सिस्टम है, प्रॉपर हमारा एक डाटा मेंटेनिंग है स्टूडेंट का, और उस प्रोसीजर के साथ गुजर कर आप जब इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह यू विल बी ऑल्सो गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट इमेज एंड हाईएस्ट कंसेप्ट्स विच यू आर जस्ट लैकिंग, जिसमें आप अभी कम है या आप कमी रखते हैं। आई होप मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं जी ये एमसीक्यू हमें क्लियर नहीं है तो काइंडली ये क्लियर कर दें। आई विल जस्ट लेट यू क्लियर दैट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.